अपडेट आ रही है वो ये कि हावड़ा बैंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन जो थी, जिसे दुरंतो भी आप कह रहे हैं, हावड़ा बैंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन जो है सबसे पहले वो पटरी से उतरती है। मेन लाइन से आ रही कोरोमंडल ट्रेन जो है वो टकराती है और फिर डिरेल हो जाती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक हिस्सा मालगाड़ी से टकराता है। लूप लाइन से आ रही मालगाड़ी से कोरोमंडल ट्रेन टकराती है और कोरोमंडल का पीछे का हिस्सा भी दूसरी ट्रेन से टकरा जाता है। तो नतीजा आप देखिए कि क्या है। अब आप देखिए कि किस तरह से वहां कोरोमंडल की 18 बोगियां पलट जाती हैं। यहाँ देखिए एक एक करके आपको टॉप एंगल व्यू जो वहां पे सामने आया है, तो आप देखिए कि किस तरह से मालगाड़ी की बोगी भी दिखेगी, आपको नीले रंग की बोगियां भी दिखेंगी, आपको लाल रंग की बोगियां भी दिखेंगी और आपको मालगाड़ी के भी एक दो बोगी पीछे की तरफ नजर आएगी। तो ये बता रहा है कि नीले रंग की एक ट्रेन है, लाल रंग की बोगियों की एक ट्रेन है। तो किस तरह से ट्रेन आपस में टकराई हैं। इंजन जो है आपको नजर आ रहा है जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये आप देखिए कि किस तरह से पूरी बोगियां जो हैं, स्पीड ज्यादा थी, जब टक्कर हुई तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आप देखिए कि ट्रेन जो है वो उछलकर दूसरी तरफ जा गिरी है। तो आप देखिए कि बीच में जो दो ट्रैक्स होती हैं उनके बीच में भी काफी गैप होता है। उस गैप को भी पार करते हुए ट्रेन जो है दूसरे ट्रैक पर जाती हैं और आपस में किस तरह से इनकी टक्कर हो जाती है। यानी कि जो कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आमने सामने टकराई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेन डिरेल हुई, उनकी बोगियां दूसरी पटरी पर आई और उस लाइन पर आने वाली ट्रेन से वो बोगियां टकराती हैं और एक के बाद ये ट्रेन आपस में यूं टकराती चली जाती है। ग्राउंड जीरो से तापस सेन गुप्ता अपडेट दे रहे हैं। बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो गति थी, जो रफ्तार थी, उसकी वजह से किस तरह से एक कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट उन कंपार्टमेंट में से है, उन बोगियों में से है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जिन कंपार्टमेंट्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अपर बंक्स है, ये अपर बंक जो है पूरी तरह से लटक रहा है। यहाँ पे लोगों का साजो सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है और यहाँ लोगों को यहाँ से बाकायदा गैस कटर से काट कर उन्हें बाहर निकाला गया था। ये जो पिछला छोर, अगर आप देख सकते हैं कि पिछला छोर जो है, ये पिछला छोर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। यहाँ कई सारे लोग अंदर फंसे हुए थे और जिन्हें निकालने के लिए बाकायदा गैस कटर का इस्तेमाल किया गया था। ये सारे बंक्स जो है ये ऊपर से लटक रहा है इस समय। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज रफ्तार हुआ होगा जिस समय ये इम्पैक्ट हुआ था। और ये हाई इम्पैक्ट एक्सीडेंट जोन माना जा रहा है इस जगह को, जहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जगहों पर खून के निशान भी हैं और आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि आगे पूरी तरह से यहाँ से और आगे जाना संभव नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ चित्र जो साफ तौर पे दिख रहा है, ये पिछला जो हिस्सा है पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और यहाँ गैस कटर से काट कर यहाँ से कई शवों को बाहर निकाला गया था। कुछ लोग फंसे हुए थे, उन्हें जिंदा यहाँ से बाहर निकाला गया था। कुल मिलाकर जो स्थिति यहाँ पर, भयावह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अभी भी अलग अलग समय पे अलग अलग बोगियों से कुछ शव बरामद किया जा रहा है। कोशिश ये है कि अगर कोई जीवित है तो उन्हें जीवित तौर पर निकाला जाए, लेकिन बहुत उम्मीद कम है कि कोई इंसान अभी भी जीवित हो। अलग अलग बोगियों से अभी भी लोगों के शवों को बाहर निकाला जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति इतनी खराब है कि सामान्य होने में ये पूरी स्थिति काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन सवाल जरूर ये रहता है कि रेलवे सेफ्टी को लेकर हर बार किसी एक्सीडेंट के बाद सवाल खड़े होते हैं। इस बार जो हुआ जिसमें 233 लोग और यह माना जा रहा है कि शायद और भी संख्या बढ़ सकती है, तो इनके मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है रेलवे के सामने, जो आने वाले दिनों में शायद रेलवे को देना पड़ेगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस दोनों ही लोगों से खचाखच हमेशा भरा रहता है और जो चिंता का सबब है इस समय वो है अनरिजर्व जो कंपार्टमेंट्स है। जैसा ये इस कंपार्टमेंट के सामने हम खड़े हैं, ये अनरिजर्व कंपार्टमेंट, और इन अनरिजर्व कंपार्टमेंट में अमूमन जो लोग सवार होते हैं उनकी गिनती रेलवे के पास पुख्ता नहीं होता है। इसलिए इन जो कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ जो कैजुअलिटी फिगर यानी यहाँ लोगों की अगर मौत या फिर उनकी इंजरी होती है तो वो संख्या रेलवे के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन तमाम कोशिश इस समय रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। तो ये तापस सिंह गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे और ये देखिए, ये एक के ऊपर एक बोगियां चढ़ी हुई इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं और इन बोगियों के अंदर फंसे हुए कई लोगों को निकाला गया है। लेकिन अभी भी अंदर कई लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना की टीमें लगातार कोशिश कर रही है। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। 7:30-8 बजे ये हादसा हुआ था और मौके पर आपको बता दें एनडीआरएफ और एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैसे अंजाम दिया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, आइए तस्वीरें दिखाते हैं।
जितने लोगों को यहाँ बचाया जा सकता है उस पे इनका ध्यान जा रहा है। ऑफिशियल कमेंट अभी भी रेलवे की तरफ से ऑन कैमरा नहीं दिया जा रहा है, ना ही एनडीआरएफ ना ही भारतीय सेना की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट देने से कोई भी तैयार नहीं है इस समय। लेकिन जोरों से यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय किया गया है। ये Mi-17 वेरिएंट 5 इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है, इसे यहाँ पर कल रात से ही बोला गया था कि इंडियन एयरफोर्स को भी इस काम में उन्हें शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उनके तरफ से अगर साजो सामान ले जाना हो, अगर लोगों को कोई गंभीर रूप से घायल है उन्हें कहीं शिफ्ट करना हो, इसके अलावा भी लॉजिस्टिक्स मूवमेंट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के इन हेलीकॉप्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो वॉर फुटिंग पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए लगातार के लिए एयरफोर्स की टीमों को भी लगाया गया है। एयरफोर्स का प्लेन भी आप उड़ते हुए, हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आप देख रहे थे। और ये स्थिति जरा देख लीजिए, ये स्थिति किस तरह से जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये बोगियां पिनाज अभी भी अंदर कई लोग फंसे हुए हैं। चुनौती उन अंदर फंसे लोगों को सबसे पहले बाहर निकालने की। बिल्कुल ज्योति, और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से एक ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन का जो बीच में बेस होता है ना, उसको, जो ट्रेन का फर्श जिसे आप कह सकते हैं, जो बेस होता है उसको चीरते हुए, यानी कि एक बोगी उसको चीरते हुए बाहर निकल गई है। तो जरा सोचिए कि कितना ज्यादा इंपैक्ट रहा होगा। मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, आपने जिस तरह से बताया कि आमने सामने की टक्कर नहीं, डिरेलमेंट और उसके बाद दूसरी लाइन से क्रॉस करने वाली ट्रेनों की वजह से यह हादसा हुआ है पूरी तरह से। सबसे पहले डिरेल हुई है हावड़ा बैंगलोर एक्सप्रेस, उसके बाद डिरेल होकर वो दूसरे ट्रैक पर गई जिस ट्रैक से कोरमंडल एक्सप्रेस जो है वो गुजरनी थी, और उसने उसकी बोगियों से टक्कर खाकर वो डिरेल हुई। उसकी 18 बोगियां जो मालगाड़ी में जाकर टकराती हैं। लेकिन मधुरेंद्र एक चीज समझना चाह रहे हैं कि आमतौर पर ये ट्रेन शताब्दी, राजधानी नहीं है, न वंदे भारत है, तो एक स्पीड लिमिट इनकी तय होती होगी। जितना इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं कि डिरेलमेंट होने के बाद आप दूसरे ट्रैक पर उछल के आपके डब्बे चले जाते हैं, एक के ऊपर एक आप ट्रेन चढ़ जाती हैं, तो जो बीच का स्पेस है वहां पर कोई नहीं गिरता है। तो यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा रही थी और डिरेलमेंट के वक्त भी ट्रेन के जो बोगियां उछलकर काफ़ी दूर तक गिरी हैं। बिल्कुल, कोलिजन और स्पीड इन दोनों ने ही इस पूरे हादसे को डेडली बनाया है। जो व्यू है, एरियल व्यू के जरिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल पूरे ही करीब करीब 4 से 5 ट्रैक जो हैं वो इन 3 ट्रेनों के दुर्घटना के बीच जो हैं वो घिरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझिए कि कितने बड़े डायमीटर को इन्होंने जो है एक तरह से अपने चपेट में लिया है। और ये बताया जा सकता है कि कोलिजन और जाहिर तौर पर जो स्पीड है वही सबसे ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन इस हादसे का बना, जिसके चलते इतने लोग मारे गए और इस हादसे की चपेट में हजारों लोग चले आए। अभी भी देखिए जो एनडीआरएफ वहाँ पर ऑपरेशन चला रहा है और जो विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं, इस इम्पैक्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक दूसरे जो डब्बे हैं वो एक दूसरे में चिपक गए हैं। और एक डब्बे से तो मैं देख रहा था जिसमें से रेल मंत्री निकल कर बाहर आ रहे थे कि उसमें अंदर जाने और उसमें से निकलने के लिए डब्बे के नीचे से उनको जाना पड़ा। और जाहिर तौर पर किस तरह से एनडीआरएफ वहाँ पर ऑपरेशंस कर रहा है उसे भी देखकर हम समझ सकते हैं कि कितना भयावह ये दुर्घटना उस वक्त हुआ होगा, कितनी भयावह वो टक्कर हुई होगी, जिसके चलते तकरीबन आप समझिए कि टोटल अगर तीनों ट्रेन के हम बॉगीज को एक साथ गिनने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 दर्जन डब्बे जो हैं वो इसके चपेट में आए हैं, जिसमें से लगभग आप समझिए कि 1 दर्जन डब्बे तो पूरी तरह से छत बिछत और इस तरह से चिपक गए हैं कि उसमें जो यात्री सवार है उसके जान के हम कहें कि बचने की कोई संभावना जो है वो क्षण भर भी न रही होगी। और इसके चलते इतना भारी चित्कार जो है वो इस दुर्घटना के बाद सुनाई दिया, जो धीरे 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 ठंडा पड़ता गया और इस तरह जो जिंदगियां जो हैं वो दम तोड़ती चली गई, जिसको इस वक्त काउंट किया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। बालासोर में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं जो जिला अस्पताल है वहां पर पटनायक, सीएम पटनायक जो हैं, नवीन पटनायक, वो पहुंचे हैं घायलों से मुलाकात करने के लिए, उनको हर संभव मदद का भरोसा दिलाने के लिए। और ये देखिए कि बालासोर में घायलों से नवीन पटनायक की मुलाकात हुई है और इसके बाद वो दूसरे जिला अस्पताल में और कटक में भी जाएं, ऐसा संभावना है। और ये भी हमें बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंच सकती हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। देखिए, शुक्रवार की जो रात है वो कहीं ना कहीं काला दिन के तौर पे देखा जा रहा है अगर रेल की इतिहास की बात की जाए तो। और इस समय हम महानगर के उस स्पॉट पर मौजूद है, ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है
जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा टकराई थी एक मालगाड़ी के साथ, और दूसरे छोर पर डाउन यशवंतपुर एक्सप्रेस जो हावड़ा की तरफ रवाना हो रही थी। आप देख सकते हैं ये जो हरे रंग की जो इंजन खड़ी है ये यशवंतपुर एक्सप्रेस की इंजन है, और उसके बगल में अगर आप देख सकते हैं जो एक और कंपार्टमेंट दिख रहा है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस की कंपार्टमेंट थी। वो कहीं ना कहीं एक अप की ट्रेन थी, दूसरा डाउन की ट्रेन थी। अप की ट्रेन जाकर पटरी से उतरने के बाद सीधा यशवंतपुर एक्सप्रेस जो दूसरे छोर से हावड़ा की तरफ जा रही थी उससे जा टकराई, बीच में मालगाड़ी थी उससे भी जा टकराई, जिस वजह से इम्पैक्ट जोन जो था वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जोन देखने को मिला है, और तीनों ट्रेन के टक्कर की वजह से काफ़ी लोगों की मौत की खबरें भी आ रही है। सो कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस दोनों ही लोगों से खचाखच हमेशा बढ़ा रहता है, और जो चिंता का सबब है इस समय वो है अनरिजर्व जो कंपार्टमेंट्स है। जैसा ये इस कंपार्टमेंट के सामने हम खड़े हैं, ये अनरिजर्व कंपार्टमेंट, और इन अनरिजर्व कंपार्टमेंट में अमूमन जो लोग सवार होते हैं उनकी गिनती रेलवे के पास पुख्ता नहीं होता है, इसलिए इन जो कंपार्टमेंट्स हैं यहाँ जो कैजुअलिटी फिगर यानी यहाँ लोगों की अगर मौत या फिर उनकी इंजरी होती है तो वो संख्या रेलवे के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तमाम कोशिश इस समय रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। चलिए इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेल हादसे को लेकर एक बैठक बुलाई है। कल ही प्रधानमंत्री खुद रेल मंत्री से बात भी की थी और पूरे मामले पर राहत बचाव कार्यों पर नजर बनाए रखे हुए थे, और पीएम मोदी ने रेल हादसे पर एक बड़ी बैठक बुलाई है। जाहिर सी बात है कि जब हम सपना देख रहे हैं बुलेट ट्रेन का, जब हम वंदे भारत का एक कर एक हाई स्पीड ट्रेन से हम पूरे देश की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। आज भी कोंकण रेलवे में एक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन होना था जिसे इस हादसे के बाद से कैंसिल कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि उस सब के बीच में ये हादसा कहीं ना कहीं उस सपने में डेंट लगाता है, उस सपने को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। मधुरेंद्र, जाहिर सी बात है इस हादसे को आसानी से नहीं लिया जाएगा, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ये हादसा आधुनिक रेलवे बनाने के कदम को पीछे खींच रहा है। देखिए बिल्कुल पिछले 5 साल में सबसे बड़ा हादसा अगर देखें तो, क्योंकि इससे पहले जो 2018 में हादसा हुआ था उसकी तुलना में आप इसके इम्पैक्ट को समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। और इस बीच के 5 सालों में देखिए तो रेलवे ने अपने अत्याधुनिकीकरण और कायाकल्प की तरफ जो है तेज़ी से बढ़ाने का काम किया। जाहिर तौर पर उसमें ट्रेन के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए जिस तरह से तमाम एंटी कोलिजन डिवाइस की बात हुई, जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो पूरा का पूरा जो NTPS का सिस्टम है उसको लाने की बात हुई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से रेल मंत्री ने खुद कहा कि हम भारत में ही बने नए सिस्टम के जरिए जो है ट्रेन कोलिजन को रोकने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अब जबकि हम AI की बात कर रहे थे ट्रेन में इंट्रोड्यूस करने की, अब जब हम की बात कर रहे थे कि हम ड्राइवरलेस ट्रेन चलाएंगे, अब जबकि बात इस बात को लेकर हो रही थी कि भारत में बुलेट ट्रेन जल्द से जल्द कब आएगी। ऐसी स्थिति में आप समझिए किस तरह के हादसे को होना अपने आप में तमाम तैयारियों को लेकर और जो दावे हैं उन पर सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से रेलवे की सुरक्षा अभी भी संदिग्ध है। रेल यात्रियों की जो जान है उसकी हिफाजत करने में रेलवे एक बार फिर से विफल हुआ है, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये सवाल न सिर्फ पूरी व्यवस्था के ऊपर है बल्कि रेलवे की उस सिस्टम को लेकर है जो कि ये दावा कर रहा था कि अब एक्सीडेंट की संभावनाएं जो हैं वो जीरो की तरफ जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कवच जैसा सिस्टम हो या NTPS जैसा सिस्टम हो या फिर एंटी कोलिजन डिवाइस जैसा सिस्टम हो या फिर GPS से लैस जैसा सिस्टम हो, ये तमाम सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल धराशायी हो गए हैं। अभी मैंने रेलवे के जो सेफ्टी इंचार्ज हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि दरअसल तकनीक है जिसको हम अख्तियार करते हैं जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि ट्रेन में दुर्घटनाएं ना हो। तो एक बिंदुवार जानकारी जो हमें मिली है वो हम दर्शकों से साझा करना चाहेंगे कि ट्रेन के एक्सीडेंट ना हो इसके लिए पूरा का पूरा जो है प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, और वो प्रोटोकॉल शुरू होता है ब्रेक से, जो कि आप जाहिर तौर पर ड्राइवर के पास होता है, लोको पायलट के पास होता है। उसके बाद चालक का सुरक्षा डिवाइस होता है जिसको इंश्योर किया जाता है। उसके बाद पावर ब्रेक नियंत्रक होता है जो कि एक तरह से ट्रेन को सही समय पर पावर ब्रेक के जरिए रोककर और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाता है। उसके साथ ही जो सिग्नल प्रणाली सिस्टम है जिसमें अब अत्याधुनिक प्रणाली सिस्टम भी लागू है, जिसके चलते 2 सिग्नल्स के बीच जो है अगर सिग्नल्स जिस तरह से डिस्प्ले करेंगे वैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, अन्यथा रुक जाती है, तो वो है। उसके अलावा ट्रैक सर्किटिंग जो है उसका बड़ा रोल होता है जो कि किसी भी रेल दुर्घटना में हम देखें कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे सिग्नल को जो है वो इन्फॉर्मेशन पास होते हैं। उसके अलावा ABS है यानी स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी ब्लॉक टू ब्लॉक जो
ट्रेन क्रॉस करते हैं वो दरअसल उस सिग्नल से आधारित होते हैं, यानी एक सिग्नल ऑन है तभी वो आगे जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरलॉकिंग है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथ ही आप देखिए तो TCAS यानी ट्रेन को टकराव से बचाने की जो प्रणाली है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, उसको भी एक तरह से रेलवे ने अपनाया ताकि ट्रेन की किसी भी तरह से दुर्घटना होने की संभावना कम हो। और उसके अलावा आप देखिए कि जो अत्याधुनिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं उन तमाम सिस्टम्स में जो है ये ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ साथ जो है और ज़्यादा इक्विप्ड करते हुए रेलवे ने ये इंश्योर करने की कोशिश की कि किसी भी तरह का डिरेलमेंट न हो।